हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इंग्लिश का जो प्रीवियस पेपर जो भी हुए हैं 2024 में उसका सल्यूशन देख रहे हैं। आज हम लोग 817 एच का सल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 दो सेट देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए, जिसमें 817 एच सेट हो चुका है और 817 एच आई, ये दोनों सेट हो चुके हैं। आज बारी है 817 एच जे की। तो इंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले वाले सेट में आप जाकर पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसका मतलब ये कि आपको कैसे कोई भी पेपर देना है और किस तरीके से हम लोग ये सेट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से देख रहे हैं, कितना टाइम हमको लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अब हम लोग जो दूसरे से और तीसरे अब जो भी सेट करेंगे सब में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि आप डायरेक्ट तीसरे सेट पे आए तो इसके पहले आप सेट फर्स्ट जरूर देखें। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पार्ट ए, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 20 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ टिक करने होते हैं। जो आपका OMR सीट मिलता है, ये 20 प्रश्न उसके लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक ये तीनों आपको सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज से सॉल्व करने हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछा है। मैं हर बार बताता हूँ कि पहले प्रश्न को पढ़ के ये जो वर्ड्स लिखे गए इसको इसमें ढूंढने की कोशिश करिए और आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द punishment for a small offense in England during the olden days। मतलब ये कि पुराने दिनों में इंग्लैंड में छोटे अपराध के लिए क्या सजा थी। तो क्या सजा थी? फांसी लटका देना, हैंगिंग। ठीक है, फांसी लटका देना, हैंगिंग की सजा थी। अब बात यह है कि यहाँ पर हम अपने से लगा दिए, हाँ चलो पुराने दिन में था, लेकिन क्या ये आपके इस पैसेज में दिया हुआ है? तो अब आप इसको पढ़ेंगे एक बार, तो यहाँ पे लिखिए इन द ओल्डेन डेज इन इंग्लैंड। देखिए ओल्डेन डेज इन इंग्लैंड, पहले ही ये वाला लाइन मिल गया यहाँ से। तो फिर कह रहा है द लॉज वर वेरी क्रूअल, मतलब बहुत ही टफ था, मतलब बहुत क्रूर थे। अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, मतलब एक छोटे से कानून की सजा के लिए भी फांसी दी जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैंगिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? हैंगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे, मतलब पुराने दिनों में इंग्लैंड में कानून के रखवाले कौन थे, कौन कानून का रखवाला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द शेरिफ। हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, मतलब लॉ को रखने वाले जो थे वो कौन से थे? वो शेरिफ्स थे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरिफ्स हो जाएगा। तो आप सिर्फ प्रश्न को पढ़कर उसके वर्ड्स को ढूंढ लीजिए इसमें कहाँ है और आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरे में कह रहे हैं व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डे इन इंग्लैंड, मतलब कि पुराने दिनों में इंग्लैंड में एक जो है अपराधी वो जंगल में क्यों भाग जाता था, है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है टू द ज्वाइन आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, या तो फिर जो है सेना में भर्ती होने के लिए, है ना, सेना में भर्ती होने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए, या तो फिर कह रहा है यात्रियों को लूटने के लिए, या पनिशमेंट से बचने के लिए, फ्रॉम द शेरिफ, या शेरिफ से बचने के लिए। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ऑफन व्हेन अ मैन फियर्ड, जब एक आदमी डर जाता था तो सम पनिशमेंट, अपने पनिशमेंट से, तो फ्रॉम द शेरिफ, वो शेरिफ से क्या हो जाता था? ही वुड रन अवे, भाग जाता था इन द जंगल, जंगल में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। आपको ज़्यादा ये नहीं कि इसको बहुत टेंशन ले लेना है और टेंशन के साथ पूरा पैसेज पढ़ें फिर इसका रिप्लाई, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे पैसेज, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसके वर्ड्स को इसमें ढूंढिए और आपका ऑप्शन भी है मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक आपको क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं और इसके आंसर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मतलब मैं मिला अपने पुराने दोस्त से इन द टेम्पल। अब बात यह है कि यहाँ पे अ का यूज करें या द का या एन का। तो मैंने अपने पुराने फ्रेंड से मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ का यूज होगा। लेकिन अगर आप अ का यूज करेंगे, यहाँ देखिए ओल्ड है, तो ओल्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एन। याद रखिएगा जब भी हिंदी का अ आ इ ई आता है तो हम लोग हमेशा एन यूज करते हैं
और जब क से लेके ज्ञ तक ये प्रोनाउंसिएशन करते समय आता है तो ए का यूज करते हैं। इसका मतलब ये, जैसे आपने कार लिखा तो कार कैसे पढ़ते हैं, कार ऐसे पढ़ते हैं। इसका जो पहला वर्ड देखिए क्या है, क है, इसका मतलब ये क इसमें आएगा तो इसके पहले अ का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं कार न होके यहाँ पर ओल्ड हो गया, OLD, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ओल्ड पढ़ेंगे। और यहाँ पे इसका पहला लेटर देखिए क्या है, ओ है। ओ किस में आता है, वॉवेल में आता है, इसमें आएगा अ आ इ ई में, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, एन। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एन यूज करना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अनलेस ही बेक्स माई प्रॉब्लम्स आई डैश नॉट एक्सक्यूज हिम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तक कि वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता, ये पैराडॉन है, जब तक कि वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता मैं उसे जो है क्षमा नहीं करूँगा, एक्सक्यूज नहीं करूँगा। तो आई के साथ यहाँ पे विल का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर ये वर्ड्स देखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाने हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट इसमें तो आई दिख रहा है, मतलब जो भी सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। डी और सी कट गया, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, वॉज लगता है, हैव लगता है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब इसमें डायरेक्ट क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गॉट लगेगा। तो आई के साथ क्या आएगा, गॉट, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आना चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, गॉट आ जाएगा। तो आई के साथ गॉट सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, इसलिए छठवें का ए सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू द सिटी। ही प्रिवेंटेड मी, अब देखिए यहाँ पे ही प्रिवेंटेड मी, तो यहाँ भी याद रखिएगा प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रॉम। क्या यूज होता है, फ्रॉम। तो ये हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा इसमें वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है। ह्यूमर का बिल्कुल सही स्पेलिंग है, शेयर का भी SHARE बिल्कुल सही है, ब्रीफली ये भी सही है, मतलब बचा ये लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जो स्पेलिंग होता है LANGUAGE होता है, जबकि इसमें EGE दिया हुआ है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये वाले पैसेज से आपको दिखाना है। तो ये आपके बुक से है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म दिया है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग या कोडागु सदाबहार वर्षावनों, मसालों और काफ़ी बगानों का शहर है, यही सब दिया है। फिर लिखा है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर द 30%, मतलब ये कि सदाबहार वर्षावन इस जिले में 30% हिस्से को कवर करती है इस जिले में। ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि कई पर्यटक यहाँ आते ही नहीं हैं। ठीक, और उसके बाद खुशी का मौसम होता है, यहाँ पर लिखा है द सीजन ऑफ द जॉय। खुशी का मौसम कमेंस मतलब कि जारी रहता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर से लेके कंटिन्यू मार्च तक जो है जॉय ऑफ द सीजन होता है, सीजन ऑफ द जॉय होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पैसेज में लिखी गई है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया। तो यहाँ पे लिखा गया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कुर्ग या कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ कर्नाटका। कहाँ पे है, कर्नाटका। तो आंसर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो क्या ये जरूरत थी पढ़ने की, तो पैसेज पढ़ने की यहाँ पे इसके लिए जरूरत नहीं थी। दूसरा जो 10वां है, कह रहा है कि द बेस्ट सीजन ऑफ द विजिट कुर्ग इज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द सीजन ऑफ द जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर टू मार्च। देखिए बहुत आसान होता है, इससे आपका आंसर मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 13 के लिए ये सूचना दी गई है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये सभी आपके बुक से हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट आप तो अच्छे तरीके से लर्न भी होगा। पहला कह रहा है कि व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड द लेंचो होप, मतलब लेंचो को किस बात की उम्मीद थी, किस बात की उम्मीद थी, अच्छी बारिश की या तेज़ धूप की या अच्छी फसल की या बादल छाए रहेंगे ऐसी उम्मीद थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे
अच्छी फसल की उम्मीद थी, बारिश की उम्मीद नहीं थी, उसको अच्छी फसल की अपनी उम्मीद थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसमें से आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ये स्टोरी नेल्सन मंडेला की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 में। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, मतलब गोवा के जो बेकर थे वो क्या पहनते थे? कवाई पहनते थे, या बोल पहनते थे, या लॉन्ग क्लॉक पहनते थे, एक लंबा लबादा जिसे कहते हैं, या ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों पहनते थे। तो क्या हो जाएगा? तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि जो बेकर्स होते थे गोवा के, वो कबाई पहनते थे। क्या पहनते थे? कबाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 14 और 15 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन चूज करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये लिखा गया कि अब उससे पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है, संपत्तियों की दुनिया में लोग क्या है कि बॉल्स बॉल्स लेंगे, और बॉल्स क्या होगा? बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब बॉल्स जो है हमेशा खोई रहेंगी। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का ऐसा सोचता है। तो यहाँ पर कहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये द बॉल पोएम की है, और ये बताना कि अगर ये बॉल पोएम की है, बॉल पोएम की है, तो ये पोएम का राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? अगर आपको नहीं याद है तो याद रखना चाहिए। इसके राइटर हैं जॉन बेरियमन। ठीक है, जॉन बेरियमन। उसके बाद अगला कह रहा है व्हाट डज इन अ वर्ड पोजीशंस मीन्स, मतलब ये कह रहा है कि इन अ वर्ड पोजीशंस मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मटेरियल थिंग्स। ठीक, इन द वर्ल्ड पोजीशन का मतलब होता है संपत्तियों की दुनिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कैसे से 20 तक के लिए इंस्ट्रक्शन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट, हु वाज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? एक कंपाउंडर थे, या एक डॉक्टर थे, या एक जो है मिसेज पंफ्रे की पड़ोसी थे, या तो एक कुत्तों के प्रशिक्षक थे, ट्रेनर थे। तो आपको याद रहना चाहिए ये सारी चीज़ें कि ये थे एक डॉक्टर। मिस्टर हैरियट के कौन थे? डॉक्टर थे। अगला है कि हु डज टी रेफर टू द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, मतलब कि चोरों की कहानी जो है ये जो द थीप स्टोरी है, इसमें कहानी में टी किसको संदर्भित करता है या प्रस्तुत करता है? तो ये करता है हरि सिंह को। किसको करता है? हरि सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु केम टू मीट ऑसिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, मतलब द मिडनाइट विजिटर कहानी में ऑसिबल से मिलने कौन आया था? तो कौन आया था? फाउलर साहब आए थे मिलने, है ना। सभी का समरी आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आपने समरी अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैंने पूरे समरी के हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे समरी पढ़ा जाता है, मैंने पूरा का पूरा लिस्ट बना के पढ़ाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी बर्गलर्स आर दियर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में कितने चोर हैं? तो कितने चोर हैं भाई? तो यहाँ पे चोरों की संख्या है 2। ठीक, आगे है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, मतलब ये कि कक्षा में भोली को किसने सांत्वना दी, किसने कंफर्ट किया? तो ये थी बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसकी टीचर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में ये जो पैराग्राफ है इसको आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ते समय आपको ये पता चलेगा कि ये आंसर इसमें कहाँ छुपा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अनुसार आधुनिक दुनिया में पैसे का क्या स्थान है। दूसरा पूछ रहा है कि हाउ इज मनी जनरली यूज्ड बाय पीपल एंड एवरीवेयर, मतलब आमतौर पर लोग हर जगह पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और तीसरा कह रहा है व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, और लेखक के अनुसार, राइटर के अनुसार पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। और फिर लास्ट में कहता है कि नीड्स का जो मतलब है इस पैसेज में कहाँ दिया गया है।
तो आपको प्रश्न तो पता चल जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं उस वर्ड्स को इसमें ढूंढिए और आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने पिछले क्लास में देखा होगा तो पिछले सेट में मैंने आपको बताया था कि आपको ये जिस तरीके से ये प्रश्न दिए गए हैं जो क्रम में, उसी क्रम में यहाँ पर आपको आंसर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मटेरियलिज्म, मतलब आधुनिक दुनिया जो है, मॉडर्न जमाना जो है वो घोर भौतिकवाद की दुनिया है। यहाँ पर इसमें यही कहा कि मनी इज द पॉइंट, मतलब ये कुल मिला के इसमें कहा गया कि पैसा वह धुरी है, पॉइंट है जो जिस पर वर्तमान जो दुनिया है वो घूमती है। जो पूर्वी दुनिया से कहीं ज़्यादा पश्चिमी दुनिया इन पैसे के कमाने की प्रवृत्ति के चुंगल में पूरी तरीके से फंसी हुई है। तो आगे फिर कहा जाता है कि इस तरीके से द मनी दस मेड इज द पुट ऑफ द वेराइटी ऑफ यूजेस गुड बैड एंड इनडिफरेंट, मतलब कि इस तरीके से जो कमाए गए पैसे हैं उसका इस्तेमाल अच्छे बुरे और मतलब इनडिफरेंट तरीके से किया जाता है। आगे कह रहा है कि इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द फैक्ट दैट द abuse of money is the rule and the right use of money the exception, मतलब ये कि दुनिया के जो कामकाज हैं वो एक अवलोकन मतलब आकस्मिक अवलोकन भी इसी फैक्ट को उजागर करता है कि पैसे का जो दुरुपयोग है वो नियम है कि पैसे का सही इस्तेमाल एक एक्सेप्शंस है, अपवाद है। फिर आगे कहा जाए ह्यूमन नेचर इज द फंडामेंटली सेल्फिश, मतलब कि जो मानव स्वभाव है वो मूल रूप से स्वार्थी है। एज सच इसलिए इट इज़ नो वंडर दैट मनी, यहाँ पे थोड़ा सीरियस है, इज इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऑफ द रॉन्गली यूज, मतलब कि ज़्यादातर मामलों में पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। पैसे का सही इस्तेमाल द राइट यूज ऑफ द मनी कंसिस्ट इन इट फॉर यूनिवर्सल गुड फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इन, ये कंडीशन होगा टू मीटिंग वंस पर पर्सनल एंड फैमिली रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि पैसे का सही इस्तेमाल सार्वभौमिक भलाई के लिए सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़े भले के लिए अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर पहला प्रश्न ध्यान से देखें तो कह रहा है कि व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड में पैसे का क्या स्थान है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है द मॉडर्न वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड ऑफ द ग्रॉस मटेरियलिज्म। मनी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मनी इज द प्योट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम्स टू टर्न द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड इज कम्प्लीटली द क्लचेस ऑफ दिस मनी मेकिंग जो है टेंडेंसीज। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मिलेगा पहले का आंसर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं पहले के आंसर में क्या स्थान है, ठीक है। और इसके बाद यूजेस पूछा है कि आमतौर पर लोग हर जगह पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आमतौर पर तो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे है दूसरा आंसर है द मनी दस मेड इज पुट ऑफ द वेराइटी ऑफ यूजेज गुड बैड एंड इनडिफरेंट, है ना। और भी आगे जाना चाहे तो एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आप लिख सकते हैं पूरा। तो आप इस तरीके से पहले का आंसर और दूसरे का आंसर लिख सकते थे। यहाँ से ये पहला आंसर हो गया और यहाँ से ये दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली सेल्फिश एज सच इट इज नो वंडर दैट मनी इज इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस रॉन्गली यूज्ड द राइट यूज। यहाँ देखिए यहाँ पूछा राइट यूज ऑफ मनी, यहाँ लिखा है द राइट यूज ऑफ मनी। जैसे ही आपको आंसर मिलता है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन द डिपेंडिंग इट फॉर द यूनिवर्सल गुड फॉर द ग्रेटेस्ट फूड, यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप तक आराम से लिख डालिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा तीसरे का आंसर। तो इस तरीके से आपको तीनों का आंसर मिल गया जिसमें सब 2 2 2 मतलब 6 नंबर पा गए। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि आपको आंसर
पहले का पहले मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरा मिलेगा। इस तरीके से आंसर मिलता है। और लास्ट में कह रहा है कि विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स नीड्स, मतलब इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है नीड्स। ये है रिक्वायरमेंट्स। क्या है? रिक्वायरमेंट का भी मतलब होता है ज़रूरत, और नीड्स का भी मतलब होता है ज़रूरत। तो ये वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइटिंग का पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और करके यहाँ पे दिया है और। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है या तो आपको एक लेटर लिखना है। इसमें कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें उनसे गरीबी और योग्यता के आधार पर आपको पूरी फीस में छूट देने का अनुरोध किया गया हो। या तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है। किसको? टू योर फ्रेंड को, दोस्त को अपने, टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी हैज चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब उसको बताना कि पिछले कुछ वर्षों में आपके गांव या शहर में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेटर देखेंगे। तो एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका ये है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप टू लिखेंगे, और उसके बाद द प्रिंसिपल जिसको आप पत्र लिख रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम, एड्रेस सब डाल देंगे। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है जो आपके लेटर में दिया गया है। सब्जेक्ट आपका क्या है? देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, हमारा सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग है टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट। आपके क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट रहता है, जिसके विषय में लिखाना होता है आपको एप्लीकेशन, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग फुल फी कंसेशन, या जो आपको क्वेश्चन में दिया है वहीं कॉपी पेस्ट मार दीजिए। फिर उसके बाद लिखिए रिस्पेक्टेड सर। देखिए अब ऐसे में आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं कि मैं एक अपना नाम लिख सकते हैं कि मैं राकेश हूँ, दिनेश हूँ, विनेश हूँ, जो भी, कि आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में बहुत जो है पढ़ने में तेज हूँ। मतलब इस तरीके से आप बताइए कि मैं रैंक होल्डर हूँ और मेरा रिकॉर्ड भी पढ़ाई का अच्छा है, लेकिन खेद के साथ ये कहना पड़ा है कि मेरे माता पिता की आय इतनी नहीं है कि वे महीने में 5,000 रुपये स्कूल को दे सकें, या 10,000 रुपये, जो भी आपका फीस है वो बता सके कि हाँ ये दे सके। अब उसका रीज़न बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके माताजी क्या करते हैं। तो आप उसमें भी बताइए कि मेरे पिताजी जो हैं वो अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इसलिए वो इतनी बड़ी जो राशि है भुगतान नहीं कर सकते हैं। और इस ये भी बताइए कि आपके कितने भाई बहन हैं, जिससे अंदाज़ा लग सके कि हाँ ये इस महीने का फीस नहीं जमा हो पाएगा। क्योंकि इसके आप बताइए कि मेरे 4 बहन हैं, मतलब ये हो सकते हैं कि उनके भी 4 बच्चे हैं और वे मेरे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि मुझसे मतलब ये विनम्र निवेदन है कि सहानुभूति हम पर दिखाइए, फीस में छूट दीजिए, और क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे पिताजी का वित्तीय बोझ जो है वो कम हो जाएगा। और इस सब को लिखने के बाद जो है धन्यवाद जरूर लिखें, है ना, ऑबिडियंटली, और उसके बाद अपना नाम लिखें। ये सारी चीज़ें लिखना है एप्लीकेशन में। अब देखिए लिखा कैसे गया है। आई मतलब मैं, राकेश सुथारिया इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी योर रिप्यूटेड स्कूल, मतलब आपके रिप्यूटेड स्कूल में मैं राकेश सुथारिया आपके स्कूल का छात्र हूँ। आई एम अ रैंक होल्डर ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का रैंक होल्डर हूँ, मतलब कि जो भी वो क्लास में पढ़ता है वो टॉप करता है। आई हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, आई हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब मैं इस विद्यालय का एक रैंक होल्डर। उसको बताइए कि मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। बट रिग्रेट टू से दैट माई पेरेंट्स इनकम इज नॉट दैट मच टू अफोर्ड the monthly 5,000 rupees school fees, as my father is a class 4th employee in the Maharashtra's civil hospital in वर्धा। तो आप बता सकते हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे माता पिता की आय इतनी अच्छी नहीं है, वे महीने में 5,000 रुपये की स्कूल फीस दे सकें। ठीक है, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो महाराष्ट्र के वर्धा में सिविल अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए he cannot afford to pay such a hefty amount
बिकॉज ही हैज़ 4 अदर चिल्ड्रेन ना, मतलब आप बता सकें कि इसलिए वो इतनी बड़ी जो राशि है, इतनी बड़ी जो राशि है वो भुगतान नहीं कर सकते, उनके 4 अन्य भी बच्चे हैं। और इसके बाद लिखिए ही इज सोल अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली, मतलब वो मेरे फैमिली में एक ही मेंबर हैं जो पैसा कमाने वाले हैं। हेंस मतलब इसलिए इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन ऑन अ सिंपैथेटिक ग्राउंड एज इट वुड रिलीव द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ माई फादर। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे सहानुभूति के आधार पर पूरी फीस में छूट दी जाए, क्योंकि इससे मेरे पिता का जो वित्तीय बोझ होगा, फाइनेंशियल बोझ है, वो कम होगा, है ना। बर्डन मतलब जो चीज़ भारी हो जाती है। योर काइंड हार्टेड गेस्टर विल प्रोवाइड द मच नीडेड सुकर टू माई पुअर फैमिली, मतलब आपके इस दयालु व्यवहार से मेरे गरीब परिवार को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। थैंकिंग यू विथ बेस्ट रिगार्ड्स। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे ओबीडियंटली लिखिए और यहाँ पे अपना नाम लिखिए, ठीक है। आप इन दोनों लाइन को बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन रहा और दूसरा प्रश्न है। अब देखिए एप्लीकेशन लिखिए चाहे लेटर लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है जो आपको 4 नंबर देगा, लेकिन दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। तो दूसरा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ। अब ये लिखना है आपको कि आपको अपने दोस्त को बताना है कैसे विलेज और सिटी जो है चेंज हो रहे हैं कुछ सालों से। चलिए इसको भी देख लेते हैं आराम से। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखिए, क्योंकि लेटर में क्या होता है पहले एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका डियर अमित, अमित को पत्र लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या क्या बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे आपका पत्र पिछले महीने मिला और देरी से उत्तर मैं दे रहा हूँ तो इसके लिए खेद है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि मैं कहाँ गया था, तो वहाँ पर मान लीजिए आप गाँव में गए थे, तो गाँव में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि आप सिटी के रहने वाले हैं, सिटी में जो बदलाव हो वो आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप अचानक से गाँव में गए तो गांव में जो भी चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ कि आई रिसीव योर लेटर लास्ट मंथ, मैंने आपका जो लेटर है वो पिछले महीने प्राप्त किया। आई एम सॉरी फॉर द बिलेटेड रिप्लाई, मतलब मुझे देरी से उत्तर देने के लिए मुझे खेद है। द फैक्ट इज दैट आई हैड गॉन टू माई विलेज इन उत्तर प्रदेश टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई कजिन, मतलब ये कि सच तो ये है कि मैं अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने गांव आया था। यू विल नॉट बिलीव हाउ थ्रिल्ड आई वॉज टू विजिट माई नेटिव विलेज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं 15 साल बाद अपने पिताजी के पैतृक गांव में गया था, पिताजी गांव में गया था और वहां आकर कितना मुझे थ्रिल मिला। चलिए आगे फिर लिखेंगे कि माई विलेज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस। अब देखिए मैंने कहा ना कि आप अपने गांव के विषय में जो भी बताना चाहते हैं वो एक तरफ से एक तरफ बता डालिए। यहाँ पे यही हो रहा है कि माई विलेज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स फ्रॉम दिल्ली डिड नॉट लुक फेमिलियर टू मी, मतलब मेरा गांव दिल्ली से 10 मील की दूरी पर स्थित है जो मुझे जाना पहचाना नहीं लगा। देयर वॉज ट्रिमेंडस चेंज इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब हर तरह से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। टुडे इट इज़ वेल कनेक्टेड बाई मेटल रोड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एज आई स्टेप्ड डाउन एट दिल्ली बस स्टैंड देयर वाज अ बस बाउंड फॉर माई विलेज वेटिंग जस्ट नियर बाय, मतलब ये कि आज यह पक्की सड़क और सार्वजनिक जो परिवहन है उससे प्रणाली से जुड़ गया है। जैसे ही मैं दिल्ली बस स्टैंड पर उतरा मेरे गांव के लिए एक बस पास में ही इंतजार कर रही थी। फिर आगे कहा जाए विद इन 20 मिनट्स आई रीच्ड माई विलेज, 20 मिनट के अंदर ही लगभग मैं अपने घर गांव पहुंच गया। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, यह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि एज आई टुक अ रोड टू इंटर माई विलेज आई कॉट साइट ऑफ अ डिग्री कॉलेज, a co-educational institute serving the needs of 30 odd villages of the तहसील। जैसे ही मैं अपने गांव में प्रवेश किया और प्रवेश करने के लिए सड़क पर चढ़ा, मेरी नज़र डिग्री कॉलेज पर पड़ी जो तहसील के पास से 30 से ज़्यादा गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षा संस्थान था। फिर आगे कहा जा रहा है कि
young men and women were dressed in modern clothes and moving freely here and there. The electricity and telephone wires gave me to impression that the village of really developing. Even life is to 10 o'clock in the village was marked with greatly एंड लाफ्टर। मतलब कि यहाँ पे जो यंग मैन हैं, जो युवा पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं युवा, आधुनिक कपड़े पहने हुए थे, इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। बिजली और टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, इनके तारों ने मुझे यह आभास दिया कि गांव वास्तव में विकसित हो रहे हैं, रियली डेवलपिंग, है ना। यहाँ तक कि गांव में रात बजने के 10 बजने पर भी, है ना, इवन लाइफ अप टू 10 o'clock इन द विलेज वॉज मॉक्ड विद द गैटी एंड लाफ्टर। यहाँ तक कि गांव में रात 10 बजने पर भी हंसी मजाक होता था। आगे कहा कि आई वॉज अमेज्ड एट द सी चेंज दैट हैज टेकन ओवर द विलेज। और मैं गांव में आए समुद्री परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। समुद्री परिवर्तन का मतलब ये है, यहाँ जो सी चेंज का मतलब है अचानक से कोई बदलाव हो जाना, अचानक से कोई बदलाव हो जाना जो आपको पता ना हो, लेकिन आप अचानक से देखें तो बदल चुका हो। यहाँ तक लिखने के बाद आप ये लिखेंगे विथ बेस्ट विशेस, मतलब कि शुभकामनाओं के साथ। फिर आप लिख दीजिए कि योर सिंसियरली और अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर। ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर ये है 23, है ना। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 23 है। और 23 में आपको क्या करना है, या तो राइट अ पैराग्राफ लिखना है या तो राइट एन आर्टिकल लिखना है। एक पैराग्राफ लिखिए या एक आर्टिकल लिखिए, 6 मार्क्स का होता है, दोनों में से कोई एक लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ अ ब्राइड अटेंडेड बाय यू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। मतलब आपको दुल्हन का स्वागत समारोह देखा था, आपने एक दुल्हन स्वागत समारोह देखा और उसे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस पर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। पहला कि आप तिथि और टाइम बताइए, पंडाल की सजावट कैसी थी, नाश्ता और चाय कैसा था, और उसके बाद दुल्हन जब मंच पर आती है, स्टेज पर आती है, तब क्या आपने देखा। फोटोग्राफी और नवविवाहित जोड़े पर आशीर्वाद की जो वर्षा हो रही थी वो किस तरीके से किया जा रहा था, और फिर उसका रात्रि भोज जो डिनर है वो कैसे किया गया। ये सारी चीज़ें आप हेडिंग बनाकर भी आप लिख सकते हैं, या तो आप एक ही जैसे पैराग्राफ में, अलग अलग पैराग्राफ में बनाकर ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड कॉशियस बिहेवियर इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। मतलब आपको जीवन में अच्छे शिष्टाचार और विनम्र व्यवहार के महत्व पर नीचे दिए गए बिंदुओं पर के आधार पर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। अब क्या क्या दिया गया है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स दिया, मतलब अच्छे शिष्टाचार के कुछ उदाहरण दीजिए। हाउ डज कॉर्टसी अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, मतलब शिष्टाचार हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या लिखा गया है। पहले पैराग्राफ में लिखा गया है कि मेरे मित्र के भाई की शादी नवंबर में हुई थी। द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर केम ऑफ इन नवंबर। मेरे मित्र के भाई की शादी नवंबर में हुई थी। आई वॉज cordially invited to attend that. It was the grandest marriage I had ever attended. It afforded great joy and with mirth to every member of the procession. It is unforgettable experience. मतलब मेरे मित्र के भाई की शादी नवंबर में हुई थी और मुझे उसमें शामिल होने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया गया था। यह अब तक की सबसे भव्य शादी थी, है ना, ग्रेटेस्ट मैरिज, भव्य शादी थी। इसमें बारात के हर सदस्य को बहुत खुशी और उल्लास मिला और यह एक अनफॉरगेटेबल, मतलब कि भूलने वाला शादी नहीं था, मतलब अविस्मरणीय इसे कहते हैं, हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस था। दूसरे पैराग्राफ में कहा कि ऑन द डे ऑफ मैरिज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड विथ मल्टी कलर्ड फ्लावर्स, bunting and balloons, us served with juice, sweets, dry fruits, coffee and tea with snacks. In the evening at about 5 p.m. some ceremonies prior to the departure of
द बारात वर परफॉर्म्ड। मतलब शादी के दिन मेरे मित्र के घर बहुरंगी फूलों से, झंडियों से और गुब्बारों से खूबसूरती से रूपों से सजाया गया, और जूस, मिठाई, सूखे मेवे, काफ़ी और चाय के साथ साथ स्नैक्स भी परोसे गए। ठीक है। शाम को लगभग 5 बजे क्या हुआ कि बारात के प्रस्थान से कुछ रस्में भी निभाई गई। टाइम हम अभी आप बता रहे हैं। फिर द बारात स्टार्टेड ऑन फुट टुवर्ड्स द ब्राइड्स हाउस। इट वाज at a distance of half a mile. The party of jolly young boys and girls began to the dance and twist to the tunes of the band. Crackers were also let off. The onlookers were looking at the barat with eager eyes from the both side of road. मतलब बारात दुल्हन के घर की ओर पैदल ही चल पड़ी, है ना, पैदल ही चल पड़ी। यह घर आधे मील की दूरी पर था। खुशमिजाज युवा जो लड़के थे या लड़कियां थी, वो टोली बैंड की धुनों पर नाचने और झूमने लगे। पटाखे भी फोड़े गए। सड़क के दोनों ओर दर्शक उत्सुक आंखों से बारात को देख रहे थे। द बारात रीच्ड द ब्राइड्स हाउस। मतलब बारात दुल्हन के घर पहुंची। द सिटिंग अरेंजमेंट वॉज मेड अंडर अ वेरी बिग कैनोपी। मतलब कि बैठने की व्यवस्था एक बहुत बड़े सामियाने के नीचे किया गया था। द बारात रिसीव्ड द हेयरटिस्ट रिसेप्शन। बारात की हार्दिक स्वागत किया गया। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द स्टेज वॉज डेकोरेटेड विद द मल्टी कलर्ड फ्लावर एंड इट लुक्ड एज इफ इट वर अ प्लेस इन पैराडाइज। मतलब ये कहा जा रहा है कि मंच को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में कोई जगह हो। द ब्राइड केम ऑन द स्टेज वेयर ग्रूम वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर। और उसके बाद दुल्हन मंच पर आती है जहां पर दूल्हा पहले से ही उसके इंतजार कर रहा था। द ब्राइड वॉज लुकिंग मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द रिसेप्शन। मतलब कि ये कहा जाए कि रिसेप्शन में दुल्हन सबसे खूबसूरत महिला लग रही थी। दे garlanded each other with a joyful excitement. The relative showered their blessings on the couple. The automatic camera took photographs. The marriage was solemnized amidst Vedic mantras before the holy fire. During the reception, the people presented there started having dinner and enjoyed a variety of delicious food available there, and after that they moved on their respective home. मतलब ये कहा जा रहा है कि रिश्तेदार ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जो भी ऑटोमेटिक कैमरे थे वे उन्होंने फोटोग्राफ ले रहे थे। पवित्र अग्नि के सामने वैदिक मंत्रों से विवाह जो है वो उच्चारित किया जा रहा था और संपन्न हुआ। रिसेप्शन के दौरान वहाँ पर लोग जो मौजूद थे लोग वो खाना खाए और अलग अलग प्रकार के जो डिलीशियस फूड भी अवेलेबल थे उसका आनंद लिया उन्होंने, और बाद में सभी क्या किया, अपने अपने घर चले गए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक स्टोरी। अब ये इतना बड़ा है, आप चाहे तो इसमें से और छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा है आपको लिखना है एक आर्टिकल। आर्टिकल लिखना है, वो भी आपको ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पे लिखना है आर्टिकल। ठीक है, चलिए उन दोनों पर फोकस करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है, लिखा गया द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड कॉर्टियस बिहेवियर। पहला कह रहा गुड मैनर्स एंड कॉर्टियस बिहेवियर आर इसेंशियल in our daily lives. Simple acts like saying please, thank you or excuse me show respect to others and make कम्युनिकेशन स्मूथर। मतलब अच्छे शिष्टाचार और विनम्र व्यवहार हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। ये प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी जैसे सरल कार्य दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। ठीक है, आगे है कि होल्डिंग द डोर फॉर समवन, ऑफरिंग अ सीट टू एल्डरली आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स दैट रिफ्लेक्ट्स काइंडनेस। मतलब ये किसी के लिए दरवाजा पकड़ना या बुजुर्गों को सीट देना अच्छे शिष्टाचार के उदाहरण हैं जो हमारे काइंडनेस को भी दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा है कॉर्टसी हेल्प्स बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब शिष्टाचार हमारे दैनिक जीवन में जो पॉजिटिव रिलेशन बनाने में मदद करता है। इट मेक्स इंटरेक्शन मोर प्लीजेंट एंड फॉस्टर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बीइंग पोलाइट आल्सो क्रिएट्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट एट वर्क, स्कूल और होम।
मतलब ये कह रहा है कि विनम्र होना, है ना, या कोई भी जो विनम्र तरीके से बातचीत करना अधिक सुखद बनाता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। विनम्र होना कोई भी काम हो, कोई भी स्कूल, घर पर, या एक शांतिपूर्ण वातावरण भी बनाता है ना। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स मेक्स पीपल फील वैल्यूड एंड इन रिटर्न वी रिसीव रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। दीज स्मॉल गेस्टर्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करने से लोग मूल्यवान महसूस करते हैं और बदले में हमें सम्मान और दयालुता मिलती है। ये छोटे छोटे इशारे सभी जीवन के गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइटिंग पोर्शन। अब हम लोग चलेंगे ग्रामर में। चलिए, ग्रामर में देखिए लिखा हुआ है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। लिखा गया है, इज दिस वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, इनवर्टेड कामा यहाँ से बंद है और यहाँ, मतलब ये जो पार्ट है वो इनवर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का ये जो है डायरेक्ट आपको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले क्या कर, अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, तो सबसे पहले यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अ मोटोरिस्ट आस्क द पुलिसमैन, इतना लिखा आपने। अब इसके बाद क्या लगाना है, देखिए इज है, मतलब आपको इफ लगाना हो, इफ या वेदर लगता है तो आप इफ लगाइए। कामा नोटेड कामा हट गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है इज दिस, मतलब कि आपको दैट करना है। दिस को क्या कर देंगे, दैट, तो क्या हो जाएगा, ये दैट हो जाएगा। अब दैट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वॉज हो जाएगा, दैट वॉज, क्या हो जाएगा, दैट वॉज द वे। क्या लिखा है, द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बस इसी को कॉपी पेस्ट मार देना है। इट वॉज, बस इसके बाद क्या लिखेंगे, इट वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इतना लिख देंगे इसके आगे और आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो इसका एक बार फिर समझिए क्या हो जाएगा, अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो हिम वेरी वेल का पैसिव बनाना है। इसका पैसिव मैंने अभी पिछले सेट में ही बताया था। तो सबसे पहले हिम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। अब ये ही हो गया। अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको कंटिन्यूअस का वर्ब चाहिए, ही के साथ हो गया इज। इज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि नो का नोन हो जाएगा, और उसके बाद वेल लगाएंगे और बाई लगाकर आई का किस में चेंज कर देंगे, मी। और इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर है? चलिए आगे है, देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयर नेसेसरी, मतलब आपको पंक्चुएट करना है जहाँ पर लेटर की आवश्यकता हो। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले लिखा गया ही सैड विल यू हेल्प मी और सेल आई आस्क समवन एल्स। सबसे पहले आप एक काम करिए कि ये ही स्टार्टिंग में है तो इसको क्या करिए, कैपिटल कर दीजिए। ही सैड, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगाइए। विल का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल हो जाएगा। विल यू हेल्प मी और सेल आई जहाँ पर भी रहता है सेंटेंस के किसी पार्ट में वो हमेशा कैपिटल में होता है। आई आस्क समवन एल्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे, और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा पंक्चुएट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पंक्चुएशन समझ में आया होगा। इसके बाद है आपका डी जो कि ट्रांसलेशन है।
तो ट्रांसलेशन को पहले ध्यान से समझिए। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, चलिए देखिए। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, सबसे पहले मुझे मतलब आई लाइक माई विलेज, मैं अपने गांव को पसंद करता हूँ या मुझे मेरा गांव पसंद है ना। लेकिन लिखा है बहुत पसंद है, मतलब वेरी मच। आई लाइक माई विलेज वेरी मच। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। यहाँ के लोगों में, यहाँ पे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ के लोग, तो यह दियर से अगर कोई आप इंडिकेशन कर रहे हैं, इंडिकेशन करने के लिए ही दियर का यूज होता है। तो दियर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एमंग द पीपल हियर। आगे है कि मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, पहले लिख लीजिए दियर आर नो फैक्ट्रीज। फिर आगे कह रहा है कि इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पहले ये कहा कि मेरे गांव में कारखाने नहीं, देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माय विलेज, मतलब इसलिए यहाँ प्रदूषण नहीं है। देयर इज नो पोल्यूशन हियर। फिर आगे कह रहा है कि मुझे अपना गांव का मंदिर, लिखिए आई, उसके बाद आई के बाद देखिए डायरेक्ट आएंगे अंतिम में, याद आते हैं। आई मिस, आपने क्या क्या मिस किया, अपने गांव का मंदिर, द टेम्पल, फलों के बगीचे, फ्रूट गार्डन्स, एंड मतलब एवं के लिए एंड यूज करेंगे और हो जाएगा हरे भरे खेत, ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज, अपने गांव के, ऑफ माई विलेज। और यहाँ पे बहुत याद आते हैं, इसलिए वेरी मच का यूज आप लास्ट में कर दीजिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आप पढ़ेंगे लिटरेचर के पार्ट को, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर ये क्या है, 25 है, और ये प्रश्न नंबर 25 का ए है, 25 का ये बी है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 25 का ए में दो प्रश्न है, एक ये है और एक ये, इन दोनों में से एक करना है। 25 का बी है, इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं बताऊंगा सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर, मतलब कि पोस्ट मास्टर लेंचो की देवता जो है यहाँ पे क्या इम्प्रेस्ड करता है। हाउ डिड द डिसाइड टू हेल्प हिम, और वो इसको कैसे डिसाइड करता है उसकी सहायता करने के लिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, और इसका आंसर क्या होगा कि अब आपको पता ही होगा कि पोस्ट मास्टर जो है देवता में, भगवान में अटूट आस्था देखता है, और इस आस्था को देखकर वो आश्चर्यचकित रहता है। इसलिए उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए अपने जो भी वहाँ पे कलीग रहते हैं, जो सहकर्मी रहते हैं, उससे पैसा इकट्ठा करता है, और पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको देता है। तो यही आपको आंसर लिखना है। तो यही लिखा गया कि द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड, पोस्ट मास्टर आश्चर्यचकित था, एट लेंचोस अनशेकेबल फैथ, मतलब उसके अटूट आस्था को देखकर, इन द डाइटी, एंड दस टू रिटेन इट ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर हिम फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मतलब अपने कलीग से और सहकर्मियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है ए का, दूसरे में कह रहा है व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू, जो राजवीर है वो जो कार से अपने जर्नी कर रहा था, तो उसने क्या देखा, कहाँ पर जर्नी कर रहा था, देखिया बारी में। चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। पहले तो क्या देखा था मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राजवीर जब बजरी के दोनों ओर, मतलब जो वहाँ से सड़क के दोनों ओर जा रहा था, तो उसमें एकड़ों में, मतलब बहुत सारी जगहों पे चाय की झाड़ियाँ दिखी थी, और वे सभी एक ही ऊंचाई पर काटी गई थी, मतलब ऊपर से उनका लेवल बराबर था। और प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए चाय तोड़ने वाले, जो चाय तोड़ते समय जो वो ड्रेस पहनते उसको एप्रन कहा जाता है, और उन लोगों के समूह में नई नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। तो यही सब उन्होंने देखा। तो यही आपको लिखना है कि राजवीर सा एकर अपॉन एकर ऑफ द टी बसेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ठीक। दे वर ऑल ट्यून्ड टू द सेम हाइट पे कटे हुए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय पत्ती तोड़ने वाले का जो ग्रुप था, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए थे, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्रोटेड लीव्स, और नई नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे है 25, क्वेश्चन नंबर 25 का बी में पहले में पूछ रहा व्हाट इज अ सीगल और व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट,
मतलब कह रहा है कि जो सीगल है वो क्या है, और आपको बताना है कि वो अपने लेसन जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट से क्या सीखता है, उसके बारे में बताना है। तो 25 का बी। तो मैं बताता हूँ पहले इसका आंसर क्या होगा कि उसकी जो पहली उड़ान की कहानी है वो एक यंग सीगल पर आधारित है, जो अपने पंखों पर अविश्वास के कारण उड़ने से डरता था। आपको स्टोरी पता ही होगा कि वो अपने पंखों पर नहीं विश्वास करता था, इसलिए वो उड़ने से डरता था। उसके सभी छोटे भाई बहन अपने पंखों के बावजूद निडर होकर उड़ सकते थे, और दूसरी ओर जो यंग सीगल था, जो यंग पक्षी था, अपने पंखों पर भरोसा करने से साहस ही नहीं जुटा पाता था। ठीक, तो यही लिखा गया है इसका आंसर। द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों डरता था उड़ने से, आप देखिए आज डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स पर, पंख पर ही भरोसा नहीं कर पाता था। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स कैन फ्लाई fearlessly डिस्पाइट दियर शॉर्टर विंग्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द यंग बर्ड्स कैन नॉट गेदर द करेज टू ट्रस्ट हिज विंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि what prompted एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, और what नेम डिड सी गिव टू इट। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कि पहले तो समझिए कि जो उनके दोस्त थे, हालांकि जो उनके दोस्त थे, सी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विथ देम। उसके उनके दोस्त थे एना फ्रेंड्स, लेकिन वह कभी भी उनके साथ अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, सी डिसाइडेड टू कॉन्फाइड ऑल हर थॉट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग्स टू हर डायरी इंस्टेड। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सभी सोच को और जो भी उनकी आंतरिक भावनाएं हैं उनको अपनी डायरी में व्यक्त करेंगी, लिखेंगी। सिंस, चूंकि सी वॉन्टेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, वो चाहती थी कि उनकी डायरी ही उनका दोस्त बने। सी इवन गेव इट अ नेम एंड कॉल्ड इट किटी, और इसलिए उन्होंने एक उसका नाम भी दिया था अपनी डायरी का, जिसे उन्होंने किटी कहा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। 26 में कोई एक ही करना है, 60 वर्ड्स में 4 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। आप नेल्सन मंडेला के विषय में लिखिए, या तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमो, इन दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी रहा, ये दोनों में से कोई एक लिखना है। चलिए दोनों का एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उनके विषय में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिए लिखा गया नेल्सन रोलीहलाल मंडेला। इनका जो जन्म हुआ था वो 1918 में हुआ था, 18 जुलाई को, और इनकी जो मृत्यु हुई 2013 में 5 दिसंबर को हुई। वॉज अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविटिस्ट, मतलब ये साउथ इंडिया के राजनीतिज्ञ और एक कार्यकर्ता थे। ऑन 27 अप्रैल 1994 ही वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब उन्होंने पूरी प्रतिनिधित्व से, पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व वाले लोकतांत्रिक चुनाव में साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा वो दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। सम ऑफ द, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स दैट नेल्सन मंडेला imposed were those of love, selflessness, forgiveness, tolerance, compassion, fairness, humility, a yearning for justice, and of being a champion of human rights। नेल्सन मंडेला के चरित्र के विषय में अगर आप जानें तो इसके कुछ और भी बात निकल के सामने आती हैं, जैसे कि उनके कुछ प्रेम, उनके अंदर निस्वार्थ भाव थी, वे क्षमा भी कर देते थे, है ना। टॉलरेंस मतलब बहुत उनके अंदर करुणा भरी थी, निष्पक्षता था, और उनके अंदर जो भी चीज़ें थी वो संख्यात्मकता थी, न्याय की लालसा रहती थी, न्याय करते थे, मानवाधिकारों के चैंपियन, इन सारी चीज़ों में वो चैंपियन थे। ठीक, तो ये रहा आपका नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न का आंसर है कि जो आपके
जो 26 का जो ये वाला प्रश्न है, नटालिया और लोमोव के बीच में क्या कंट्रोवर्सी था, ये आपको देखना है। इसको देखिए। पहले तो ये जाने कि लोमोव और नटालिया से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए, है ना, ये है एक एड्रेस, कहाँ गया, ये चिबुकोव, इसके घर गया था। तो यही लिखा गया कि लोमोव वेंट टू द हाउस ऑफ चिबुकोव टू मेक अ मैरिज प्रपोजल टू नटालिया। लोमोव नटालिया से विवाह के प्रस्ताव रखने के लिए उसके घर चिबुकोव गया, और ही रिमाइंडेड हर, और उसे याद दिलाया, दैट कि हिज अक्सन मिडोव्स टच्ड हर बर्च वुड्स। दिस रिजल्टेड इन द quarrel. Natalia argued that those meadows belonged to her family and had been their property for nearly 300 years. Lomo said that the meadows belonged to him and the could produce documents to prove it. Thus, a heated argument started between the two. उसे के घर जब जाता है तो उसे याद दिलाता है कि उसके ऑक्सन मिडोज ने उसके बर्च बूट्स को छुआ था। इसके परिणाम स्वरूप झगड़ा हुआ। नटालिया ने यह भी तर्क दिया कि वे घास के मैदान में उसके परिवार के थे और लगभग 300 सालों से उनकी संपत्ति। लमोव ने कहा कि घास के मैदान उसके थे और इससे यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश कर सकता है। दस इस प्रकार हेटेड आर्गुमेंट स्टार्टेड बिटवीन द टू, और इस प्रकार दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। द सेकेंड आर्गुमेंट बिटवीन लोमो एंड नटालिया सेंटर्ड अराउंड द इशू ऑफ पोजेशन ऑफ हंटिंग डॉग। मतलब लोमो और नटालिया के बीच दूसरा भी तर्क शिकार कुत्ते के कब्जे के मुद्दे पर केंद्रित था, जो हंटिंग डॉग था। ड्यूरिंग दियर कन्वर्सेशन लोमो सेड दैट हिज हंटिंग डॉग गेस had become lame, whom he bought spending 125 rubles. Natalia immediately commented that the price of gas was too much, as they bought their hunting dog Squeezer for only 85 rubles. दूसरा उनको लोगों का बीच में ये तर्क हो रहा था कि जो हंटिंग डॉग का जो कब्जा हुआ तो उस पर मुद्रित, उस पर केंद्रित था। तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो लुमोव ने तो स्क्वीजर की गलती पाई, है ना। आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आएगा। लुमोव फाइंड स्क्वीजर फॉल्ट एज ही वॉज ओवरशूट एंड एज अ रिजल्ट वॉज अ बैड हंटर। लुमोव ने स्क्वीजर की गलती पाई क्योंकि वह ओवरशॉट था, मतलब परिणाम स्वरूप यह एक बहुत ही बैड हंटर था। नटालिया इन टर्न टर्म्ड गेस एज ओल्ड, अगली एंड worn out cab horses. Meanwhile, Chibukov entered into the debate, saying Gaze as old and short-muzzled dog. Lomo told how Squeezer ran behind the, whereas his Gaze ran neck and neck with the count's dog. मतलब नटालिया ने बदले में गेस को बूढ़ा, बदसूरत और घिसा पिटा कैब घोड़ा कहा। इस बीच चिबुको ने बहस में प्रवेश किया और गेस को बूढ़ा और छोटा तुथुन वाला कुत्ता बताया। लोमोव ने बताया कि कैसे स्क्वीजर पीछे भागा, जबकि उसका गेस काउंट के कुत्ते के साथ गर्दन से गर्दन मिलाकर भागा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर ये कौन सा है? ये है 27। 27 में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज अमांडा? आपको अमांडा के विषय में लिखना है, उसके लाइफ डज टू लिव, या तो आपको क्या करना है, राइट 4 लाइन 4 लाइन की एक पोएम लिखना है जो कि आपके सिलेबस में हो और यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन पेपर में वो आपको कॉपी नहीं करना है। सबसे पहले अमेंडा के विषय में देखते हैं। अमेंडा इज अ फ्रीडम लविंग गर्ल, मतलब अमेंडा एक फ्रीडम लविंग गर्ल, मतलब कि आज़ादी को पसंद करने वाली लड़की थी। शी डज नॉट वांट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन हर बाय हर पेरेंट्स, और उसे अपने माता पिता द्वारा लगाए गए इंस्ट्रक्शन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शी अर्न्स फॉर फ्रीडम एंड लोनलीनेस, और वह आज़ादी और अकेलेपन को चाहती थी कि उसका कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मैं फ्री हूँ, जहाँ मन चाहूँ जहाँ जाऊँ, ये सारी चीज़ें उसके अमेंडा के मन में थी। या तो आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लाइन लिखी है, तो आपको 4 ही लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है।
तो आप चाहे तो ये वाला लाइन हटा दें, हटा ही देते हैं इसको, ठीक है, ये वाला लाइन नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं। तो 4 लाइन की आपको कविता लिखनी है और 4 लाइन की कविता अब हो गई है। देखिए, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब पीले जंगल के, ये पीले जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए। एंड सॉरी, और अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अफसोस है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कूड, मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक को जितना हो सके उतना नीचे देखा जहां वह झाड़ियों में मुड़ा हुआ था। ये एक आपका 4 लाइन की कविता हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 मतलब प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। ये आपको यहाँ पे 3 पोयम के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, ये मैंने पहले ही बता रखा है तो इसको मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा। फायर एंड आइज और द बाल पोएम, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर है फायर एंड आइस, ये देखिए 2023 के डीएल सेट में, 2023 के डीएस सेट में भी आता है, 2022 के एएल एजे एआई सेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी आपको दिखाई दे सकता है। फायर एंड आइस, देखिए ये जो पूरी कविता है ना जिस पर ये सेंट्रल आइडिया बना है, ये पूरे विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि वह यह है कि केवल प्रेम, देखिए यहाँ लिखा है द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पोएम revolves is that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in establishing space on the earth। मतलब ये जो सेंट्रल आइडिया है इसका, ये केवल प्रेम, समानता, अपनी समझ और सभी के प्रति सहानुभूति ही पृथ्वी पर शांति स्थापित करने में मदद कर सकती है। द पोएट मेंशन, मतलब जो पोएट है वो मेंशन करता है, कभी उल्लेख करता है दैट कि बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कभी उल्लेख करता है कि ये जो आग और बर्फ है ये दोनों ही इस दुनिया के संभावित अंत हैं। ठीक, अगर वाइल ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स desire and can therefore a cause of the end of the world. He also mentioned ice in between two symbolized that the coldness and indifference towards one another will also be enough to the end world। मतलब ये कहता है कवि, जबकि वो इस बारे में बात करता है कि कैसे आग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए दुनिया के अंत का कारण बन सकती है। वह बीच में बर्फ का भी उल्लेख करता है कि यह जो दर्शाता है कि एक दूसरे के प्रति ठंड और उदासीनता भी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त होती है। कुल मिला के यहाँ पे कवि कहना चाहता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी तो भी इस दुनिया का विनाश होगा, अर्थ समाप्त हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोल्डनेस होगा, ठंडी होगी तो भी ये दुनिया समाप्त हो सकती है। तो आग और बर्फ, आइस एंड फायर, दोनों जो हैं वो इस अर्थ को समाप्त करने में जो है सक्षम है। अगला सेंट्रल आइडिया है 28 का बी, जो है सेंट्रल आइडिया है वो है द बाल पोएम। इसमें क्या है मैं पहले पूरा बता देता हूँ फिर इसको रीड करता हूँ। कि कविता का जो केंद्रीय विचार यह है कि हर व्यक्ति चीज़ों को अपने पास रखने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि जो चीज़ें उसके पास है वे हमेशा उसके पास रहेंगी, हालांकि उसे एक दिन खोना ही पड़ता है और इसके नुकसान का दर्द सहना पड़ता है। एक व्यक्ति अपनी चीज़ों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और इस तरह जब ये उन्हें खो देता है तो वो उदास होकर और दुखी होकर महसूस करता है। यहाँ पे कवि कहता है कि हम इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना होगा हमें, और आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी होगी, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोना बेकार है। हम जो चीज़ें खो देते हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते। अपनी पसंदीदा चीज़ों को खोना जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए हमें ऐसी स्थिति का सामना करना और आगे बढ़ना और सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें द बाल पोएम में कहा गया है। ये कहा गया द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट एवरी पर्सन अब ट्राइज टू पोसेस थिंग्स ही फील्स एज इफ द थिंग्स विच ही possesses will always remain with him. However, he has to lose them one day and bear the spin of its loss.
A person gets emotionally attached to his possessions and thus when he loses them he feels depressed and sorrowful. The poet says that कवि कहता है कि we have to accept this harsh reality और हमें इस कठिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए and also try to move on because it is useless to cry over the spilt milk. मतलब हमें बिखरे हुए दूध जो दूध गिर गया उस पर नहीं रोना चाहिए. वी कैन नॉट ब्रिंग बैक हम उसे वापस नहीं ला सकते द थिंग्स विच वी लूज जो हमने खो दिया. लूजिंग आवर फेवरेट पोजिशंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी शुड लर्न टू फेस सच अ सिचुएशन एंड मूव ऑन. हमें ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. ठीक है. प्रश्न नंबर 29 आप देखिए ध्यान से. प्रश्न नंबर 29 जो है वो क्या कह रहा है. प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स इन ए और बी दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है. तो पहले में कह रहा है कि वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल. मतलब कि हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटा. तो क्यों लौटा था कि हरी सिंह अनिल के पास इसलिए लौटा था क्योंकि उसे अनिल को लूटने का अपराध बोध हुआ. हरी सिंह रिटर्न टू अनिल. हरी सिंह अनिल के पास रिटर्न हुआ बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी अबाउट द रॉबिंग अनिल. उसने अनिल को लूटा था इसलिए उसको गिल्टी फील हुआ और वापस लौटा. ही न्यू वह जानता था वह जान गया था दैट अनिल वुड बी सैड कि अनिल जो होगा वो क्या दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसने पैसे खो दिए. वो इसलिए दुखी होगा उसका विश्वास जो है वो खो गया. हरी रियलाइज्ड दैट. सो हरी ने इस चीज़ों को रियलाइज किया. सो ही रिटर्न. इसलिए वो रिटर्न हुआ बैक वापस आया टू हिम अलॉन्ग विद द मनी और पैसे के साथ वापस आया था. दिस इज अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन एंड द पावर ऑफ फॉरगिवनेस. मतलब हरी को यह जब एहसास हुआ है कि उसे पैसा वापस लौटा दिया जाए. तो यह जो है मोचन और क्षमा की शक्ति की कहानी है. इट टीचेस अस दैट इट्स नेवर टू लेट टू मेक अमेंड्स एंड दैट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू डू राइट थिंग. और यह सिखाती है कि सुधार करने में कभी देरी नहीं होती और हमें हमेशा सही काम करने का प्रयास करना चाहिए. अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी. ये है विशंबर. तो ये कहा जा रहा है कि जो भोली है वो विशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया. क्यों मना किया था. अब आपको पता ही होगा कि शादी के समय विशंबर ने 5,000 रुपये दहेज में मांगे क्योंकि उसने भोली के चेहरे पर दाग देखे थे. भोली ने लालची आदमी शादी करने से मना कर दिया. ये हुआ एट द टाइम मैरिज विशंबर आस्क्ड फॉर ड्राउरी 5,000 रुपीज बिकॉज ही सॉ भोलीज पॉक मार्क्स फेस. मतलब उसने फेस पर एक मार्क्स देखा था. भोली रिफ्यूज टू मैरी. भोली ने शादी करने से मना कर दिया उस लालची आदमी से. सी असर्टेड हर राइट्स एंड डिग्निटी. और उसने अपने अधिकारों और गरिमा का दावा किया. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 30 जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है. यहाँ पर दोनों में से कोई एक करना है जो आपको 6 मार्क्स दिलाएंगे. 60 वर्ड्स के हैं. पहला प्रश्न है कि हाउ इज हॉरेक डैनबी चीटेड बाय द लेडी इन अ स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. तो यहाँ पे जो हॉरेस डैनबी है वो उसके विषय में बताना है. तो यहाँ पे चलिए इसके स्टोरी को समझते हैं. Horace Downby went to a place called Short Over Grange and met a lady who claimed to be the lady of the house. हॉरेस डैनबी शॉर्ट ओवर ग्रेंज नामक स्थान पर जाते हैं और एक महिला से मिलते हैं जिसने घर की मालकिन होने का दावा किया. हॉरेस but was scared of getting caught was surprised when the lady acted very friendly. वहाँ पर जब जाते हैं तो हॉरेस पकड़े जाने से डरता था लेकिन जब महिला ने बहुत फ्रेंडली व्यवहार किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए. शी मेड अ डील विथ हिम इफ ही कुड ओपन द सेफ फॉर हर शी शुड लेट हिम एस्केप. उसने एक सौदा किया कि अगर वह उसके लिए एक तिजोरी खोल सकता है तो वह उसे भागने देगी. द लेडी सीम्ड कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड हॉरेस टू हेल्प हर. और उसके बाद महिला अस्वस्थ लग रही थी और उसने हॉरेस की मदद करने के लिए मना लिया. She made up a story needing the jewels for a party of event
ये क्या है, डिटेंड है हिम विथ गोइंग टू प्रिजन। लिटिल डिड हॉरेस नो द लेडी वॉज एक्चुअली अनदर थीप, विथ हिज हेल्प शी स्टोल द ज्वेलरी। उसने एक पार्टी के लिए गहनों की जरूरत थी और उसे इन्हें ये कहानी गढ़ी और उसे जेल जाने की धमकी भी थी। हॉरेस को शायद यह पता था कि वह महिला वास्तव में एक और चोर थी। उसकी मदद से उसने गहने चुरा लिए और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हॉरेस वाज लेटर अरेस्टेड बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम। और दुर्भाग्य से हॉरेस को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे ना वो मिल गए थे, सारे कमरे में पाए गए थे चारों तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लोजेल बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस। आपको डिस्क्राइब करना है मटिल्डा के विषय में, और जब उसने नेकलेस गायब किया, मतलब उसके खो गया, या उसके विषय में आपको बताना है। तो देखिए, मटिल्डा वाज अ प्रीटी वुमेन बट सी वॉज बॉर्न इन द पुअर फैमिली। मटिल्डा जो थी एक बहुत ही सुंदर महिला थी, लेकिन वो गरीब परिवार में पैदा हुई थी। एज सी हैड नो ड्रावरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। सी मैरिड अ पिटी क्लर्क हु वर्कड इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन। इसलिए उन्होंने शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले एक छोटे से क्लर्क से शादी कर ली। सी हैड रोमांटिक आइडियाज अबाउट लाइफ, और उसके जीवन के बारे में रोमांटिक विचार थे। सी वॉन्टेड टू इंजॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ, वह जीवन की जो है लग्जरी लाइफ लेना चाहती थी। इसलिए सी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, इसलिए वो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी। सी लाइक्ड हर मोडेस्ट अपार्टमेंट एंड हर ओल्ड फर्नीचर, है ना, उसने अपना साधारण अपार्टमेंट और उसका पुराना फर्नीचर पसंद था। व्हेन मटिल्डा वॉज इन्वाइटेड अ ग्रैंड पार्टी सी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जब मटिल्डा को एक भव्य पार्टी में आमंत्रित किया गया तो वह बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि बिकॉज सी डिड नॉट हैव ज्वेलरी, उनके पास ज्वेलरी नहीं थे। सी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त से एक डायमंड नेकलेस उधार लिया। सी एंजॉयड द पार्टी, और उन्होंने पार्टी का एंजॉय किया। एंड डांस्ड, और डांस भी किया। विथ इंथुसियाज्म का मतलब उत्साह से। बट सी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस, उसके बाद उन्होंने नेकलेस क्या कर दिया? वो बोरोड मतलब खो गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड हैड टू बोरो 18,000 फ्रांसेस फ्रॉम द मनी लेंडर्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस। उसके बाद उसके पति को हार के बदले में 18,000 फ्रैंक उधार लेने पड़े, और कर्ज चुकाने के लिए इन ऑर्डर टू रीपे द डेप्ट मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू लीड अ रेस्ट लाइफ फॉर द 10 ईयर्स। और उसके बाद उसके पति को 10 साल तक एक दयनीय जीवन जीना पड़ा। मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड अगली, मटिल्डा बूढ़ी और बदसूरत दिखती थी। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी न्यू दैट द वर नॉट वर्थ मोर द 500 फ्रांसेस। मतलब जब उसे पता चला कि हार की कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं है तो वह चौंक गई। तो इस तरीके से ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4 के साथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।